गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार VMware के अंदर vSphere क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग का नाम भी VMware vSphere 6.7 है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं विंडो की बात करूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि विंडो हम जब चलाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, MS ऑफिस। MS ऑफिस से मुराद क्या है कि विंडो के अंदर जो सारे टूल्स हैं वो हमने एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। हालांकि उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना विंडो में इंस्टॉल करने के बाद, वो MS ऑफिस ही होता है। उसके बिना कभी कोई बंदा विंडो नहीं चलाता। इसी तरीके से जो हमारा VMware है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है vSphere। ठीक है, हमें उसके बारे में पढ़ना और उसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। जैसे पहले 5 भी आता था, फिर 5.5 आया, फिर 6 आया, फिर 6.5 आया जो काफी टाइम तक चला, और अभी रिसेंटली 6.7 आया है। ठीक है, तो ये इसके वर्जन्स हैं, तो हमें उसके बारे में आज पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जिसमें हमें DRS पढ़ना है, फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ना है, हाई अवेलेबिलिटी पढ़ना है। ये सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है, तो बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। VMware is the market leader in server virtualization. It has 80% of the market share. तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो वो VMware पॉपुलर है। मार्केट में इसका लगभग 80% मार्केट शेयर है इन कंपैरिजन टू माइक्रोसॉफ्ट और सिट्रिक्स। ठीक है, इट इज द बेटर देन Xen सर्वर। Xen सर्वर सिट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एंड Hyper-V ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल यूसेज। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मसला क्या है कि ये विंडो के साथ तो बड़ा कंपैटिबल है, बट लिनक्स विनक्स जैसे चीजों के साथ उतना कंपैटिबल नहीं है। सिट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सिट्रिक्स का Xen सर्वर उतना पॉपुलर नहीं है। इसकी Xen ऐप पॉपुलर है, बट इसका Xen सर्वर जनरली पॉपुलर नहीं है। ये एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए ये उतना पॉपुलर नहीं है। What is vSphere 6.5 या फिर vSphere 6.7? ये क्या होता है? इसके जो नए वर्जन अभी आ रहे हैं, आखिर ये जानना जरूरी है कि ये vSphere क्या चीज है। ठीक है, VMware vSphere 6.5 कह लें या 6.7 कह लें, नया वर्जन 6.7 है। तो VMware vSphere is the brand name for VMware suite ऑफ वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट। यानी कि ये एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक बकेट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सूट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गूगल सूट आता है, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस जो है वो MS का एक सूट ही है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही VMware का जो प्रोडक्ट आता है वो vSphere 6.7 के नाम से आता है। इसी के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिलती है। क्या क्या मिलता है? ESXi जो आपको मिलता है, जो आपका हाइपरवाइजर है, वो इसके अंदर होता है। ये एक मैंने बताया ना बकेट है ये, तो इस बकेट के अंदर सारी चीजें आएंगी। इसके अंदर हाइपरवाइजर भी आएगा, इसके अंदर क्लाइंट भी आएंगे, वेब क्लाइंट भी आएंगे, सारी चीजें जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए वो इसके अंदर आएंगी, डब्बे के अंदर आएंगी। तो ये जो डब्बा है इसको हम vSphere बोलते हैं। इसके अंदर ही सारी VMware की चीजें आएंगी जो आपको चाहिए वर्चुअलाइजेशन के लिए। वो सारी कॉम्बो पैक जो आएगा ना वो पूरा इसके अंदर आएगा। प्रीवियसली VMware suite that is vSphere was called VMware infrastructure। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? VMware infrastructure नाम था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया? vSphere इन्होंने कर दिया। vSphere इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके होते हैं, जिसमें पहला होता है ESXi जो कि आपका क्या है? हाइपरवाइजर है, वो इसके अंदर आएगा। vCenter सर्वर, इसकी बात आज हमें करनी है, ये इसके अंदर आएगा। और एक आता है vSphere क्लाइंट, ये इसके अंदर आएगा। और उसके बाद vSphere वेब क्लाइंट, ये भी इसके अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये पूरी एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, कलेक्शन है बहुत सारे टूल्स का या सॉफ्टवेयर्स का, तो उसे हम बोलते हैं vSphere। तो vSphere अपने आप में कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है इन सब चीजों का। ठीक है, अदर फीचर्स। अब आपको फीचर क्या मिलते हैं इसके साथ में? काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मिलती हैं। vMotion आपको मिलेगा। ये फीचर किसके हैं? ये VMware के फीचर है, क्योंकि आपको ये फीचर जो नजर आ रहे हैं ये आपको Hyper-V में नहीं मिलेंगे, आपको Citrix में नहीं मिलेंगे। VMware आपको क्या फीचर्स में देता है, इंपॉर्टेंट देता है अपनी तरफ से, आपको vMotion देता है। vMotion क्या होता है हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूअर इनमें से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगा, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने नाम लिखे हैं। vMotion आपसे पूछ सकता है, हाई अवेलेबिलिटी आपसे पूछ सकता है, DRS आपसे पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस आपसे पूछ सकता है। ये सारी चीजें इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो ये हमें पढ़ना है। तो ये क्या है? ये फीचर्स हैं, यानी ये सारी चीजें VMware आपको प्रोवाइड कराता है।
अब एक सवाल आता है जो जनरली पूछा जाता है जब आप VMware पढ़ेंगे या आप जब इंटरव्यू देंगे कि क्या vCenter सर्वर और vSphere क्लाइंट में क्या फर्क होता है। ठीक है, अभी तक जो बात कर रहे थे, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, vSphere की बात कर रहे थे, vSphere सूट की बात कर रहे थे, 6.7 अगर मैं यहां पे लिख दूं। ठीक है, तो ये तो एक पूरा कलेक्शन था इन सारी चीजों का। अब मैं बात कर रहा हूं vCenter सर्वर और vSphere क्लाइंट की, यानी इसकी और इसकी, इन दोनों चीजों की। इसके अंदर है ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। पहली बात तो ये सर्वर के लिए है, ये क्लाइंट के लिए है, ये चीज तो आपको दिख ही रही है। अब जरा यहां पे देख लेते हैं। vSphere client is an interface used to connect remotely to an ESXi host from Windows PC। समझ आ रही है बात? चलो नहीं समझ, कोई मसला नहीं है। मुझे लग रहा है आपके चेहरे देख के कि नहीं समझ आया क्या लिखा है। यार अंग्रेजी में लिखा है ना, मेरे को भी नहीं समझ आता। चलिए, आप कह रहे होंगे आपको हम दिख तो रहे नहीं। एक्चुअली मुझे मेरी क्लास का सीन याद आ गया। एक बार मैं पढ़ा रहा था और सारे बस ऐसे देख रहे थे, और मैंने जब उनकी तरफ देखा तो देवर लाइक कि क्या हो रहा है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो मुझे वो सिनेरियो याद आ गया, तो अच्छी बात है। तो चलो हिंदी में बात करते हैं ना, इसको ये सब अंग्रेजी मेरी नहीं समझ आती, आपकी भी नहीं आ रही होगी। तो चलिए, इंटरफेस सबसे पहले इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या, देखिए हमारे जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, डेफिनेशन को समझने के लिए उन शब्दों पे फोकस करना जरूरी है जो उसमें नए हैं या जो उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स पे फोकस करना जरूरी। देखिए अगर आपको इसको पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरफेस की बात हो रही है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है वो चीज जो मेरी दूसरे बंदे से मुलाकात कराता है या मेरे दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्शन कराता है। जैसे कि आप और मैं एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मुझे पढ़ पा रहे हैं इंटरफेस के थ्रू। वो आपके और मेरे बीच में इंटरफेस क्या है? यूट्यूब है, ये वीडियो है, ये स्क्रीन है जिसपे आप मुझे देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, क्योंकि इसके थ्रू ही आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपके और मेरे बीच में इंटरफेस कौन है? मोबाइल है। ऐसे जब मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, तो मेरे और मेरे लैपटॉप के बीच में इंटरफेस कौन है? उसकी स्क्रीन है, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूं। और वो स्क्रीन कैसी होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि विंडो का जो भी होता है वो ग्राफिकल होता है। लिनक्स पे काम करेंगे तो सब कुछ कमांड लाइन में चलता है, तो उसका इंटरफेस कैसा हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप कभी भी इन शब्दों पे ध्यान देना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर का मतलब होता है जब चीजें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर बना हुआ दिखता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बोलते हैं जनरली टेक्निकल टर्म में। तो उसका मतलब क्या होता है? जब सारा काम कमांड के थ्रू होना है, आपने फोल्डर भी अगर ओपन करना है तो कमांड के थ्रू ओपन करना है। आपको दिखेगा नहीं फोल्डर बना हुआ है स्क्रीन पे, आपके वो स्टोरेज में पड़ा होगा, आपको कमांड के थ्रू ओपन होगा, कमांड के थ्रू डिटेल आ जाएगी, आपको फोल्डर बना हुआ नहीं दिखेगा जैसा विंडो पे दिखता है। ठीक है ना? तो विंडो पे जो सारी चीजें दिखती है वो कैसी दिखती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ताकि सारी चीजें हमें फोल्डर की फॉर्म में नजर आ रही हैं, आइकन के फॉर्म में नजर आ रही हैं, पर उसकी जगह हमें CLI भी काली सी स्क्रीन नजर आती है, बड़ी गंदी सी, है ना? उस पर हमें कमांड देनी पड़ती है। तो उस कमांड के थ्रू जब चीजें आपको मिलती है उसे बोलते हैं CLI। तो इंटरफेस की बात हो रही है, तो vSphere client is an interface used to connect remotely to an ESXi host from a Windows PC। यानी ESXi होस्ट कौन है? वो हार्डवेयर जिसपे हाइपरवाइजर पड़ा हुआ है, उसे ESXi होस्ट बोलते हैं। उसके और जो बंदा उसको एक्सेस कर रहा है, उस ESXi होस्ट को एक्सेस कर रहा है सपोज कहीं और से, उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कौन करेगा? vSphere क्लाइंट करेगा। अगर कोई बंदा अपने हाइपरवाइजर को एक्सेस करना चाहता है, उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, उस हाइपरवाइजर के थ्रू और नए VM क्रिएट करना चाहता है कहीं और बैठ के, तो उसको किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? vSphere क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात आप ध्यान से सुनना। तो इसलिए जब आप अपने ESXi होस्ट को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं और से एक्सेस, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये आपका ESXi होस्ट पड़ा हुआ है और इसके ऊपर आप ESXi होस्ट का, चलो मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं तो ये मेरा एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, इस हार्डवेयर के ऊपर मैंने हाइपरवाइजर डाला हुआ है और ये हाइपरवाइजर ही क्या है? मेरा ESXi है ना? तो अगर मैं इस हाइपरवाइजर को एक्सेस करना चाहता हूं अपने घर पे बैठ के, तो मुझे यहां पे क्या डालना पड़ेगा? vSphere क्लाइंट डालना पड़ेगा।
और मैं इस vSphere क्लाइंट के थ्रू इस हाइपरवाइजर को एक्सेस कर पाऊंगा, और मैं यहां पर जब VM क्रिएट करूंगा तो वो VM कहां क्रिएट होंगी, यहां पर क्रिएट होंगी। तो मैं दूसरी जगह बैठ के, रिमोटली बैठ के अपने हाइपरवाइजर को एक्सेस कर रहा हूं, उस पर काम कर पा रहा हूं और VM वहां क्रिएट कर पा रहा हूं। तो इसके लिए तो इस्तेमाल होता है vSphere क्लाइंट, ठीक है। ये सिंगल पीसी पे काम करता है। This client can be used to access and manage virtual machine on the ESXi host and also perform other management and configuration tasks, ठीक है। तो ये किस काम आता है, वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के। मैंने अभी आपको दिखाया, VM बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो आप, और बाकी मैनेजमेंट टास्क आप कर सकते हो, आप माइग्रेशन करा सकते हो, आप vMotion कर सकते हो, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। If we want to have all the ESXi host in a single console, then we need vCenter server। अब मैं कहता हूं कि भैया एक हार्डवेयर पे ये हाइपरवाइजर चल रहा है, और मैंने बताया एक टाइम में vSphere क्लाइंट एक ही को एक्सेस कर सकता है, या तो इसको कर सकता है। आप सपोज मेरे पास इस तरीके के 10 हार्डवेयर चल रहे हैं और उनके पास 10 हाइपरवाइजर चल रहे हैं, हर हार्डवेयर के ऊपर एक ESXi पड़ा हुआ है, यहां भी हार्डवेयर है, इसके ऊपर ESXi पड़ा हुआ है, यहां पर भी हार्डवेयर है, इसके ऊपर भी ESXi पड़ा हुआ है। तो vSphere क्लाइंट क्या कर सकता है, एक टाइम में एक ही को एक्सेस कर सकता है, या तो इसको करेगा या इसको करेगा या इसको करेगा, सबको नहीं कर सकता। अगर आप सारे हार्डवेयर और उनके ऊपर पड़े हुए ESXi को, अपने हाइपरवाइजर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कि मैं सबको मैनेज कर सकूं, मेरे अगर 10 हार्डवेयर हैं, 10 हार्डवेयर सर्वर है मेरे, होस्ट जिन्हें आप कहते हो, उन होस्ट के ऊपर मैंने हाइपरवाइजर डाले हुए हैं ESXi, मैंने 10 सर्वर पे मैंने वर्चुअलाइजेशन किया हुआ है, हाइपरवाइजर डाले हुए हैं। उन 10 के 10 को अगर मैं एक सॉफ्टवेयर से हैंडल करना चाहता हूं तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, vCenter सर्वर की। बात समझ आ रही है। सिंगल को करने के लिए क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरीके के मल्टीपल्स अगर ESXi होस्ट को आप मैनेज करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, vCenter सर्वर की। इसकी फिगर भी आपको बना के दिखा देता हूं। सपोज करें आप यहां पे vCenter सर्वर है, ये ESXi से कनेक्टेड है। ESXi मतलब हाइपरवाइजर जो मेरे हार्डवेयर के ऊपर पड़ा है, और वो किससे कनेक्टेड है, ESXi पे क्या बने हुए हैं आपके, बताइए, आप ही बताइए। वेरी गुड, वर्चुअल मशीन बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये vCenter सर्वर एक साथ मल्टीपल ESXi को हैंडल कर सकता है, मल्टीपल हाइपरवाइजर्स को, या ESXi होस्ट बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना। होस्ट का मतलब हो गया कि वो हार्डवेयर के ऊपर जो हाइपरवाइजर पड़ा है उसे हम ESXi होस्ट बोलते हैं। तो मल्टीपल हाइपरवाइजर्स को मैनेज कर सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा अगर मैं इस VM को यहां से इस वाले होस्ट पे लाना चाहता हूं, क्योंकि दोनों अलग हार्डवेयर पे चल रहे हैं, ये एक अलग हार्डवेयर पे चल रहा है, ये एक अलग हार्डवेयर पे चल रहा है। अगर मैं इस वाले वर्चुअल मशीन को यहां से मूव करके यहां लाना चाहता हूं तो वो पॉसिबल है vCenter सर्वर से, वो इससे पॉसिबल नहीं है, वो इससे पहले वाला जो था मेरा vSphere क्लाइंट से, क्योंकि वो तो एक ही पे काम करता है। पर vCenter सर्वर के थ्रू मैं मल्टीपल ESXi के बीच में काम कर सकता हूं, यानी यहां की VM इस वाले होस्ट पे ला सकता हूं, यहां की VM इस वाले होस्ट पे लेके जा सकता हूं। तो इन दोनों के दरमियान क्या पॉसिबल है, vMotion पॉसिबल है, फॉल्ट टॉलरेंस पॉसिबल है, DRS पॉसिबल है। अब ये क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इन दोनों के बीच में ये चीजें पॉसिबल है। तो ये बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मेरी बातों में तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार दोबारा देखेगा, मेरे कहने से, मुझ पर यकीन करिए, एक बार दोबारा देखेगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। vCenter server is similar to vSphere client but it comes with rich feature and more powers। तो ये बात अभी हम कर चुके हैं कि अगर vSphere client है उसके थ्रू आप एक ESXi होस्ट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ESXi होस्ट से ज्यादा ESXi होस्ट को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो तो आप vCenter सर्वर के थ्रू आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा पावर्स है, ज्यादा फीचर्स है। इट इज दिस सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टूल, ये आपको याद रखना है, ये एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टूल है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ कई सारे ESXi होस्ट को मैनेज कर सकता है। मल्टीपल ESXi होस्ट एंड VM कैन बी मैनेज फ्रॉम सिंगल कंसोल। सिंगल कंसोल मतलब सिंगल vCenter सर्वर के थ्रू हम मल्टीपल ESXi होस्ट को और VM को मैनेज कर सकते हैं। Whereas using vSphere client, we were accessing only a single host। इसके थ्रू सिंगल ESXi होस्ट को कर पाएंगे, मल्टीपल को करना है तो vCenter सर्वर के थ्रू करना है। ये बात समझ आ रही है आपको? For using feature like DRS,
ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं VMware के अंदर। तो DRS, HA, vMotion या फॉल्ट टॉलरेंस अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको vCenter सर्वर के थ्रू ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लाइंट के थ्रू नहीं कर सकते। ये vCenter सर्वर के फीचर्स हैं। vCenter 6.7 की अगर हम बात करें, 6.5, 6.7 दोनों में दो इंटरफेसेस आपको मिलेंगे। एक फ्लैश बेस्ड मिलेगा, ये थोड़ा सा स्लो होता है, एक HTML5 बेस्ड मिलेगा। ये दोनों इंटरफेस आपको vCenter सर्वर पे मिलते हैं, दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों इंटरफेस को सपोर्ट करता है। अब हम जरा अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी से मतलब ये है कि भैया मेरा जो सर्वर है, अगर मैं VMware के थ्रू चीजों को वर्चुअलाइज कर देता हूं या VMware से मैं कहता हूं कि आप मुझे वर्चुअलाइज करके दो, तो उसके और हमारे बीच में हम एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं जिसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, SLA कहते हैं। वो एग्रीमेंट से मतलब ये है कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि आपका पूरे साल में कितने टाइम सर्वर डाउन रह सकता है, कितने टाइम नहीं रहेगा। आप सिट्रिक्स से ले रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट से ले रहे हो, vCenter से ले रहे हो, हालांकि डायरेक्ट नहीं देते, इनके छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं। तो उसका क्या मतलब है, जरा एक बार वो देख लेते हैं। Availability or high availability in VMware deals with ESXi host failure and what happens to the VM running on this host। Availability से मतलब ये है, या high availability से मतलब ये है कि मेरे देखो हार्डवेयर था, सपोज करो मेरा ये हार्डवेयर है, मेरे हार्डवेयर के ऊपर मेरा हाइपरवाइजर चल रहा है, ठीक है। अब आप अगर खुद चला रहे हो अपनी कंपनी में, आपने हार्डवेयर के ऊपर खुद से VMware का आप हाइपरवाइजर चला रहे हो, आपने लाइसेंस लिया हुआ है VMware का, तो फिर आप जिम्मेदार हो, आपको ये सारी चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि खराब होगा तो आप जिम्मेदार हो, आप देखो कैसे सही करना है। बट अगर यही काम आप किसी और से ले रहे हो, आप किसी बंदे से वर्चुअल मशीन से ले रहे हो, उसने आपको प्रोवाइड की हुई है, उस केस में अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ भी खराब होता है, अगर हार्डवेयर खराब होता है या हाइपरवाइजर में कोई एरर आता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी वर्चुअल मशीन डाउन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सपोज यहां पे आपका वेब सर्वर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वेब सर्वर चल रहा है, आपका कोई बैंक का चल रहा है, आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट का चल रहा है, आपका वेब सर्वर चल रहा है, आप नहीं चाहते मेरा सर्वर डाउन हो। अगर कुछ भी खराब हो रहा है, आप सही करो, कैसे भी करो, मेरी मशीन मुझे चलती हुई चाहिए। दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी, कि आपको आपकी मशीन चलती हुई मिलेगी, चाहे दुनिया जहान में आग लग जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, आपको आपका काम मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी से मतलब यही है कि आपको आपका सर्वर चलता हुआ मिलेगा, वो कंपनी की हेडेक है वो कैसे चला रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ उसने लेवल ऑफ एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। क्या एग्रीमेंट बनाए हुए हैं? अच्छा एक बार ये भी पढ़ देते हैं। अवेलेबिलिटी इज टू मेक श्योर दैट डाउन टाइम इज वेरी लेस। डाउन टाइम का मतलब होता है जितनी देर सर्वर हमारा डाउन रहता है उसे डाउन टाइम कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ फेलियर एंड मशीन्स आर ऑलवेज अप। तो ये कहते हैं कि डाउन टाइम हमारा बहुत कम होगा अगर कोई भी फेलियर होता है, हमारा हार्डवेयर फेलियर होता है, हाइपरवाइजर फेलियर होता है, कुछ भी होता है, और हमारी मशीन हमें अप मिलेगी। इसके लिए आपको लेवल ऑफ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे आपके AMC होती है ना कंपनी के अंदर, आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, तो वो इसके बेस पे दिए जाते हैं। अगर आप कहते हैं ठीक है जी मेरे लिए 99% वाला एग्रीमेंट कर दो, सपोज इसकी कीमत है $500, ठीक है, $500 एनुअल चार्जेस है आपके। अगर आप ये वाला एग्रीमेंट करते हो, ये वाला एग्रीमेंट करते हो तो आपके $1000 चार्जेस हैं। आप ये वाला एग्रीमेंट करते हो तो $2000 चार्जेस है, और ये वाला करते हो तो $3000 चार्जेस है। तो आपके अलग अलग चार्जेस हैं। अब आप कहते हो ठीक है यार कोई बात नहीं, इनके एग्रीमेंट में इन्होंने आपको बता दिया होगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि 99% वाला अगर आप हमारा प्लान लेते हो तो साल में 87 आवर्स तक, 87 आवर्स तक अगर आपका सर्वर डाउन रहता है टोटल पूरे साल में जोड़ के, जितना भी डाउन हुआ, 1 घंटा आज हुआ, 2 घंटे कल हुआ, 3 घंटे परसों हुआ, तो पूरे साल में जितना भी डाउन टाइम है आपका, जितने टाइम सर्वर डाउन रहा उसको जोड़ा जाएगा। वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। और वो डाउन टाइम अगर 87 से कम आता है तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। अगर 87 आवर से ज्यादा आता है तो कंपनी आवरली बेसिस पे आपको उसका कंपनसेशन देगी। वो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि वो कितना देगी, ठीक है। तो वो ये वादा आपसे करते हैं कि 87 आवर से ज्यादा डाउन टाइम नहीं होगा अगर ये प्लान लेते हो। आप कहते हो नहीं ये तो बहुत ज्यादा, 87 में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर इतने देर मेरा सर्वर डाउन रहा। आप कहते हो इससे बढ़िया प्लान दिखाओ, तो कहते हैं सर हमारे पास ये वाला प्लान है 99.9% डाउन टाइम वाला, अवेलेबिलिटी वाला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरे साल में 8 घंटे 8.76 आवर्स, 8 घंटे 76 समथिंग बनेगा, ये क्या है देख लेना, मेरी मैथ कमजोर है, जो भी बनेगा। तो 8 साढ़े 8 घंटे जो है आपका पूरे साल में डाउन रहेगा।
ठीक है, इससे ज्यादा डाउन नहीं रहेगा। पूरे साल का जोड़ोगे तो 8.5 घंटे आएगा। आप कहते हो हाँ ये ठीक है, क्या चार्जेस है? वो कहते हैं $1000। अब कोई बंदा बैंक का बंदा है, वो कहता है नहीं मेरा तो 8 घंटे में भी मेरा नुकसान हो सकता है, पेमेंट वेमेंट इधर उधर होती है, वो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो कहता है मुझे और बढ़िया प्लान दिखाओ। तो वो कहता है सर आप ये वाला ले लो 99.99% वाला। इसमें क्या है, इसमें सर पूरे टाइम में आपका 52 मिनट, ये 8 घंटे था, अब ये 1 घंटे से भी कम आ गया। पूरे साल में रात दिन, पूरे साल में जितने भी घंटे होते हैं उनमें 1 घंटे से भी कम, यानी 52 मिनट आपका सर्वर डाउन रहेगा पूरे साल में। आप कहते हो ये भी ज्यादा है, तो वो कहता है ये हमारा प्रीमियम प्लान है, इससे ऊपर हमारे पास कोई प्लान नहीं है। $3000 इसका चार्ज है। हम आपको 5 मिनट की गारंटी देते हैं। पूरे साल में 5 मिनट मैक्सिमम आपका सर्वर डाउन हो सकता है। अगर 5 मिनट तक हुआ तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, अगर उससे ज्यादा होता है तो हमारा कंपनसेशन आपको मिलेगा, जो भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो इस तरीके के लेवल ऑफ एग्रीमेंट आप कर सकते हैं कंपनीज के साथ। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं, वो एग्रीमेंट आपको साथ में देती हैं। आज की डेट में आप कहीं से भी अगर वर्चुअल मशीन लेते हैं, अगर आप अपनी कंपनी का काम किसी और करवा रहे हैं, वर्चुअल मशीन सर्वर कहीं और चल रहे हैं, तो इस तरह का एग्रीमेंट आपको वहां मिलेगा जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। लेकिन अगर आप खुद से वर्चुअलाइज कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो फिर ये सारा कुछ नहीं होगा। ये सारा तो तब है जब आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करवा रहे हो। अदरवाइज अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपका सर्वर डाउन है तो आप उसे ठीक करो, आपको दूसरे हार्डवेयर पे माइग्रेट करना है, क्या करना है, सारी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मशीन माइग्रेशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आई थिंक लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं इसको और नहीं करता, छोटे छोटे लेक्चर्स ही बनाते हैं इसमें, ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो इस लेक्चर को नहीं भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। मशीन माइग्रेशन से मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन यार शेयर करने में आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं सीरीज के ऊपर। अगर हमें ज्यादा व्यूज नहीं आते तो जनरली फिर हम सीरीज को स्टॉप कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप शेयर कर रहे हैं, कहां शेयर कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी कमेंट करें और बताएं कि हां उन्होंने आपके थ्रू इस वीडियो को देखा है और वो भी पसंद कर रहे हैं। थोड़ी सी हेल्प करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।